नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नीरज कुमार जांगड़ आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय नीरज सर, जहां हम लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी क्लास के ऑब्जेक्टिव जो पार्ट है उनको शुरू किए हुए हैं और कुछ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। आज प्रस्तुत है एक नए चैप्टर की शानदार श्रृंखला के साथ। आइए मिलते हैं नए चैप्टर की तरफ। जैसे आप सबको मैं रोज बताता हूं, मेरी बुक है, बड़ी शानदार बुक है। जिन लोगों ने परचेज करी है, उन्होंने पढ़ ली हो तो वो मुझे एक बार रिव्यू जरूर दें, कमेंट बॉक्स में दें, पर्सनली दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। आज का हमारा चैप्टर है, उसका नाम है बाह्य बलों के कार्य या स्थलाकृतियां। क्या है? बाह्य बलों के कार्य या स्थलाकृतियां। सबसे पहले तो यह कि बाह्य बल होते क्या है। देखो, बाह्य बल का मतलब है इंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, दो तरह के क्या होते हैं, फोर्सेज होते हैं। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, अंतर्जात और बहिर्जात। तो अंतर्जात और बहिर्जात जो दो बल हैं, कितने बल हैं? एक तो होते हैं अंतर्जात और दूसरा होता है बहिर्जात। समझने की कोशिश करना। एक तो होता है इंडोजेनेटिक और एक होता है एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक फोर्स वो होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं और वो बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत शीघ्रता के साथ क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। तो इंडोजेनेटिक फोर्स में आते हैं भूकंप व ज्वालामुखी। कौन कौन से आते हैं? भूकंप व ज्वालामुखी इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि एक्सोजेनेटिक फोर्स होते हैं, इसमें आते हैं नदी, हिम नदी यानी ग्लेशियर, फिर आता है वायु, भूमिगत जल और सागरीय लहरें। क्या आते हैं? सागरीय लहरें। ये इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? बाह्य बलों कारण। और जब हम पढ़ते हैं तो ये भी समझते हैं कि इंडोजेनेटिक जो फोर्स हैं वो किसी उच्चावच का या स्थल रूप का निर्माण करते हैं, जबकि जो एक्सोजेनेटिक जो फोर्स हैं ये उस उच्चावच को वापस प्लेन एरिया में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, उनका विनाश करते हैं। और उनके द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों का हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न, आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है अवनवन कुंड है कि अवनवन कुंड है क्या। सबसे पहले, क्या ये जलप्रपातों के तल में बने विशाल गहरे कुंड है? क्या ये हिमानी द्वारा मध्यवर्ती भाग में अपरदित क्षेत्र है? क्या ये नदी द्वारा तटबंध पर निक्षेपित जलोढ़ है? देखिए, सबसे पहले तो कुंड की बात की जा रही है, यानी गहरे भाग की जा रही है। तो ऑप्शन में सबसे पहले देखेंगे तो गहरा भाग कहीं यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी सबके बारे में देखते हैं। देखो, हिमानी द्वारा जो मध्यवर्ती भाग में अपरदित क्षेत्र है, तो अपरदित वाला भाग है हिमानी क्षेत्र में, कहीं भी अवनवन कुंड की क्या नहीं होती? संकल्पना नहीं है, कोई स्थलाकृति नहीं है। नदी द्वारा तटबंध पर निक्षेपित जो जलोढ़ होते हैं वो क्या कह जाते हैं? वार्ड के मैदान का निर्माण करते हैं। और जल प्रपात और जो वाटरफॉल होते हैं, जब वो पर्वत से नीचे या किसी पहाड़ी क्षेत्र से या कठोर भाग से नीचे उतरते हैं तो वो एक विशाल गहरे कुंड का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। उसी क्या कहते हैं? अवनवन कुंड। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर संख्या फर्स्ट इसका आंसर होगा। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न है एक स्थल रूप विकास की कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? देखिए, जो कोई भी स्थल रूप इस धरातल पर है वो कहीं ना कहीं, देखो जैसे मानव है, मानव की भी 4 अवस्थाएं होती है जिनसे वो गुजरता है। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है ना। ऐसे करके ये भी जो भी स्थल रूप है, ये स्थल रूप भी क्या है? किन्हीं क्रियाओं से, किन्हीं अवस्थाओं से, किन्हीं एजों से क्या करता है? गुजरता है। तो ये 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3। अब 3 वो कौन कौन सी अवस्था हैं जिनके द्वारा कोई भी स्थल रूप गुजरेगा, यानी कि उसकी अवस्थाओं का विकास चलता रहेगा। नंबर 1 है युवावस्था। कौन सी अवस्था है? युवावस्था, यंग एज। इसका दूसरा नाम है तरुण अवस्था। क्या नाम है इसका दूसरा? तरुण अवस्था। दूसरी अवस्था है प्रौढ़ावस्था। क्या है दूसरी अवस्था बेटा? प्रौढ़ावस्था। और तीसरी अवस्था कौन सी है? वृद्धावस्था। कौन सी है?
वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था नहीं कहेंगे तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा, जिसका क्या नाम है, जीर्णावस्था। क्या नाम है, जीर्णावस्था। यानी कि धरातल पर जितने भी स्थल रूप पाए जाते हैं, ये स्थल रूप इन 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 3 की तरफ। आज का तीसरा प्रश्न है, नदी के समतल मैदानी भाग में यत्र तत्र पाए जाने वाले अवरोधी चट्टानों के अवशेष क्या कहलाते हैं। यानी कि नदी जब अपने समतल क्षेत्र की तरफ आती है, संप्राय मैदान का निर्माण करती है, यानी कि अपनी वृद्धावस्था में जाती है, तो वहां इधर उधर क्या मिलते हैं, अवरोधी चट्टानों के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। यानी छोटी छोटी चट्टानें अवरोध के रूप में दिखाई देती है उस समतल मैदानी क्षेत्र में, पेनीप्लेन एरिया में। तो उसे पेनीप्लेन कहते हैं क्या, नहीं, वो समतल मैदानी, वहां क्या कहलाता है, पेनीप्लेन। लेकिन जो चट्टान है वो पेनीप्लेन नहीं कहलाती। एंट्रफ वर्ड का यूज किया था पैंक ने। किसने किया था, पैंक ने किया था। और इसका आंसर क्या होगा, मोनोडनोग। यानी कि जो नदी है उसके समतल मैदानी भाग में जब अपरदन के बाद भी निक्षेपण क्रिया होगी, और निक्षेपण के बाद भी कुछ इधर उधर अवशेष के रूप में छोटी छोटी पहाड़ियां या चट्टानी भाग कठोर अवस्था में अवरोध के रूप में मिलता है, वो क्या कहलाते हैं, मोनोडनोग कहलाते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से नदी की प्रौढ़ अवस्था, निम्न में से नदी की प्रौढ़ अवस्था से संबंधित स्थलाकृति नहीं है। यानी कौन सी ऐसी है जो या तो यंग एज से या वृद्धावस्था यानी कि जो जीर्णावस्था से संबंधित है। तो कौन सी नहीं है प्रौढ़ अवस्था से संबंधित, क्या गोखुर झील है, क्या गहरी वी आकार घाटी है, क्या जलप्रपात, क्या छिपरिका। देखिए इसका आंसर होगा गहरी वी आकार की घाटी। क्यों होगा, क्योंकि जब नदी अपनी युवावस्था में, कौन सी अवस्था में, युवावस्था में चलती है, तो नदी का वेग क्या होता है, तीव्र होता है। और नदी का ढाल भी क्या होगा, तीव्र होगा। और नदी का ढाल तीव्र होगा। और जब पर्वतीय भाग से नदी जा रही है या बह रही है नीचे की तरफ, तो इसमें जल की मात्रा भी क्या होगी, जल की मात्रा भी क्या होगी, अधिक होती है, अत्यधिक होती है। जिसके कारण नदी क्या करती है, एक गहरे यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप से या लंबवत रूप से उस भाग को क्या करती है, कटाव करती है। तो वो कौन सी है, गहरी वी आकार की घाटी इसका आंसर होगा। और ये तीनों भी क्या है, ये है, लेकिन ये किससे संबंधित नहीं है, प्रौढ़ावस्था से संबंधित है, और ये प्रौढ़ावस्था से संबंधित नहीं है। चलते प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, नदी के बहाव क्षेत्र में कैनियन, किसका नाम लिया है, कैनियन का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के क्षैतिज स्तरण यानी क्षैतिज रूप में, क्या चट्टान, किस प्रकार की ऐसी चट्टान है जो नदी के क्षैतिज तल में क्या है, क्षैतिज रूप में मिलती है, जिससे किसका निर्माण होता है, कैनियन का निर्माण होता है। क्या वो आग्नेय चट्टान है, क्या वो अवसादी है, क्या वो कायांतित, नहीं। इसका आंसर होगा अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान वाले क्षेत्र में निर्माण होता है गार्ज का। किसका निर्माण होता है, गार्ज का निर्माण होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। आई होप आपको बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी मिल रही है। आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कैनियन का सवाल है, तो दूसरा एक भी कैनियन, ग्रैंड कैनियन या ग्रांड कैनियन भी कह सकते हैं। ग्रांड कैनियन कौन सी नदी पर है, कोलोराडो नदी पर है। तो ये किस देश में स्थित है, ये पूछा गया है, किस देश में स्थित है। तो यदि आपको दो तरीके से, या तो ग्रैंड कैनियन सीधा याद हो या कोलोराडो नदी याद है, तो अपने आप आंसर बन जाएगा। तो इनमें से देखिए, क्या कोलोराडो नदी कनाडा की है, नहीं है। क्या ऑस्ट्रेलिया की है, नहीं है। क्या ब्राजील की है, नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, अमेरिका। और अमेरिका ना लिखा है तो यूएसए। यहां बहती है कोलोराडो नदी, और इस कोलोराडो नदी पर क्या मिलता है, गहरी, बहुत अत्यधिक गहरी वी आकार की घाटी का मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। यानी वी आकार की घाटी का विस्तारित रूप ही क्या है, कैनियन। और विश्व में बहुत अच्छा या बहुत बड़ा विशाल कैनियन कहां मिलता है, कोलोराडो नदी पर। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या
7। जब नदी अपने अपर्दन कार्य के अंतर्गत बहते हुए जल के संपर्क में आने से चट्टानों के घुलनशील पदार्थ को घुलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपर्दित पदार्थ को ले जा रही है, लेकिन बहते हुए जल के संपर्क में आने वाले जो पदार्थ है उनको अपने साथ घुलाकर क्या कर रही है? लेके जा रही है। तो वो घुल रही जो क्रिया हो रही है, घुलनशील क्रिया, उस क्रिया को क्या कहते हैं? क्या आप घर्षण है? नहीं, क्योंकि इसमें अपघर्षण में घुलने क्रिया नहीं होती। क्या सन्निकर्षण है? बिल्कुल नहीं। अपघर्षण के बाद सन्निकर्षण यानी चट्टानों के टुकड़े नदी के साथ बहते हुए क्या करते हैं? एक दूसरे से टक्कर मारते हुए चलते हैं, अपने आप को क्या करते हैं? अपर्दित करते हैं। वो सन्निकर्षण की प्रोसेस है। जल गति क्रिया में इसका आंसर होगा संक्षारण, क्योंकि संक्षारण का दूसरा नाम क्या है? घुलन क्रिया। क्या है? घुलन क्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा? और याद करने की जरूरत नहीं है, यदि इसका आंसर ये होता तो आपको सीधा आंसर दिखाई देता। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। आज का प्रश्न संख्या 8 है, नील नदी का डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? नील नदी का डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? क्या वो पंजाकार डेल्टा है? क्या वो ज्वार नदमुख डेल्टा है? क्या परित्यक्त डेल्टा है? देखिए, सबसे पहले समझना है, पंजाकार डेल्टा वो होता है जब नदी अपने अवसादों का जमाव मुहाने पर पंजाकार रूप में, किसके रूप में? पंजाकार रूप में, या कह सकते हैं इसका दूसरा नाम होता है पक्षी पंजा, वर्ड फुट के रूप में क्या करती है? निक्षेपित करती है। तो वहां जो डेल्टा बनता है वो पंजाकार डेल्टा है। ज्वार नदमुख डेल्टा, जहां ज्वार नद बनता है, जैसे भारत में कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। ये किसके लिए फेमस है? ज्वार नदमुख के लिए फेमस है, एस्टुरी के लिए फेमस है। और वहां जो डेल्टा बनता है वो ज्वार नदमुख डेल्टा है। परित्यक्त डेल्टा का मतलब होता है जब कोई नदी अपने पहले बनाए गए डेल्टा को छोड़कर नया डेल्टा का निर्माण करती है तो वो परित्यक्त डेल्टा होता है। जैसे गंगा नदी, उदाहरण के लिए कौन सी नदी? गंगा नदी का डेल्टा किसका उदाहरण है? परित्यक्त डेल्टा का। तो लिख रहा है नील नदी डेल्टा किसका उदाहरण था? वो किसका उदाहरण है? पंजाकार डेल्टा। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 में है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यदि नदी के वेग को दुगना कर दिया जाए, किसको कर रहे हैं? नदी का वेग यानी नदी की गति को करें दुगना कर दिया जाए तो अपर्दन शक्ति कितना है? 16 गुना, यानी तोड़फोड़ कितना गुना करेगी? 16 गुना कार्य करेगी। चलो देखते हैं। अधिक अवसाद भार की दशा में नदी द्वारा अपर्दन कार्य कम, ये काम नहीं है, ये क्या है? कम। यानी कह रहा है यदि अवसाद भार क्या होगा? अधिक होगा, तो नदी द्वारा अपर्दन कार्य कम किया जाएगा। ये तो डेफिनेट है कि जब बोझ बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो नदी की स्पीड कम होगी और नदी में भार बढ़ने के कारण क्या करेगा? उसमें अपर्दन कार्य क्या होगा? कम होगा। नदी अपनी युवावस्था में क्षैतिज अपर्दन करती है। युवावस्था में नदी क्षैतिज नहीं करती, थोड़ी देर पहले बताया था। कैसा करती है? लंबवत अपर्दन करती है। तो इसमें क्या पूछा है? नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? से। तो इसको पहला ऑप्शन याद रखना। यदि नदी के वेग को क्या कर दिया जाए? दुगना कर दिया जाए तो नदी अपर्दन कार्य कितना गुना बढ़ा देगी? 16 गुना बढ़ा देगी। और दूसरा ऑप्शन तो सही है। तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, नदी द्वारा बाढ़ के मैदान का निर्माण प्रौढ़ावस्था में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से छत्रक शिला के बारे में सही जानकारी नहीं है। क्योंकि देखो लेवल है ना, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी, इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है। बिल्कुल, यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, अन्यथा आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन मिलेंगे मेरे, एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन प्लस मिलेंगे। और हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आगे हमें कथन कारक वाले क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित करेंगे। तो चलते हैं इस प्रश्न की तरफ कि छत्रक शिला के बारे में सही जानकारी नहीं है। तो देखो, छत्रक शिला को इंग्लिश में कहते हैं पेडेस्ट्रल
पेडेस्ट्रियल रोक। ठीक है, चलते हैं। यह वायु द्वारा निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति है। तो देखो वैसे तो आंसर यही समझ में आ रहा है कि ये निक्षेपण की नहीं है, ये किसकी है, अपर्दन की। किसकी है, इरोजनल लैंडस्केप है, ये डिपोजनल लैंडस्केप नहीं है। फिर भी आंसर देखते हैं। इसको क्या कहते हैं, पेडेस्ट्रियल रॉक कहते हैं, ये भी सही है। सहारा में इसको क्या कहते हैं, मरुस्थलीय भाग में गारा कहते हैं, ये भी सही है। जर्मनी में इसको क्या कहते हैं, फिट्जबेल्सन कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा गलत है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है, रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती है, किस नाम से जानी जाती है। यानी रेगिस्तानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और वहां पर्वत है, पर्वतों से घिरी कोई बेसिन है, कोई क्षेत्र है जहां क्या करती है, छोटी छोटी नदियां गिरती है। क्या वो वालसन है, क्या प्लाया है, क्या बजादा है, क्या हमादा है। नहीं, देखो हमादा तो होता है चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल। प्लाया होता है ये खारे पानी की संबंधित है। यानी कि जो मरुस्थलों में जो वालसन है, जब उसमें खारापन अधिक होगा, लवणीयता की मात्रा अधिक होगी, तो वो प्लाया के रूप में होता है वालसन। इसका आंसर क्या होगा, वालसन। और वालसन के चारों तरफ जो क्षेत्र होता है, चारों तरफ किनारों वाला जो क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं बजादा। तो इसका आंसर क्या होगा, वालसन। क्या होगा इसका आंसर, वालसन। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन सा पवन का अपर्दन कार्य है। यानी पवन का अपर्दन कार्य ढूंढना है। उड़ान क्रिया, अपघर्षण, सन्निकर्षण। देखो उड़ान क्रिया का दूसरा नाम है अपवाहन। क्या है, अपवाहन। आपको मतलब ऊपरी परत का वाहन, यानी उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाना। किसके द्वारा, पवन के द्वारा या वायु के द्वारा। तो ये तो डेफिनेट है, इसका आंसर ये तो है। फिर अपघर्षण, अपघर्षण यानी जब पवन उड़ती है तो पवन अपने साथ जो कंकड़ पत्थर ले जाती है वो टकराव करते हुए चलती है, और वो भी क्या करती है, अपवर्तित ये क्रिया भी होती है। जब जो पदार्थ वायु के साथ एक उड़ के जा रहे हैं वो आपस में भी क्या करते हैं, टकराते हैं, तो सन्निकर्षण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन द, यानी कि उपरोक्त सभी। चलते हैं प्रश्न संख्या 13। ये बुक का आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सपोर्ट करें। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। किस प्रकार के डेल्टा में नदी के मुहाने वाले भाग के मध्य में सर्वाधिक निक्षेपण और किनारों पर कम निक्षेपण होता है। यानी कि ऐसा कौन सा इसमें डेल्टा का प्रकार है जिसमें नदी के जो मुहाना है उस मुहाने में सर्वाधिक निक्षेपण मध्य वाले भाग में होगा, और जबकि जो किनारों पर क्या होगा, निक्षेपण कम होगा। तो इसका आंसर होगा चापाकार डेल्टा। ठीक है ना। और चापाकार डेल्टा है, पंजाकार डेल्टा बता दिया था, ज्वार नोटबुक डेल्टा आपको बता दिया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 14। लोयस का निर्माण होता है। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत समझने की है। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये किससे संबंधित है, ये वायु से संबंधित स्थला करती है या मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित स्थला करती है। नंबर 1 ये समझना जरूरी है। दूसरी बात, लोयस है, लोयस एक मैदानी क्षेत्र होता है जो वायु के निक्षेपण के द्वारा, तो ये किसका है, निक्षेपणात्मक स्थला करती है। कैसी है, निक्षेपणात्मक, डिपोजिनल लैंडस्केप है। तो ये कहां, देखो मैंने लिखा है मरुस्थलीय भाग, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र या डेजर्ट वाले क्षेत्रों में होते हैं, वहां वायु के निक्षेपण के द्वारा, वायु जो अवसाद लाती है, रेतों को उड़ाकर लाती है, वो रेतों के निक्षेपण के द्वारा जो स्थलाकृति बनती है, जो मैदान बनता है, उसे क्या कहते हैं, लोयस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं नहीं है, कथन सही नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन में 3-3-4 प्रश्न में देके चल रहा हूं। यानी ऐसा नहीं है कि मैं 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रहा हूं। 25 क्वेश्चन के साथ आपके कम से कम 40 से 45 क्वेश्चनों को क्या किया जा रहा है, सोल्व किया जा रहा है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। हिमनद मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गतिमान होते हैं, बिल्कुल सही है।
चाहे वो नदी हो चाहे हिमनद हो, कोई भी कारक हो, कोई भी अपरदन कारक हो, वो कार्य किसके साथ करता है? ग्रेविटी फोर्स के साथ करता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। हिमानीकृत घाटियां वी आकार जैसी होती है, सोचते हैं। पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप से भारी व महीन पदार्थों के निक्षेप को क्या कहते हैं? हिमोड। ये भी सही है, क्योंकि जो नदी द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? जलोढ़, और जो हिमानी द्वारा लाए गए होते हैं वो कहलाते हैं हिमोड। आल्पस पर्वत यूरोप का पर्वत है। आल्पस पर्वत पर सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या कहलाती है? मैटरहार्न है। ये भी आंसर सही है। तो इसमें वी आकार की घाटी नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा क्या? यू आकार। क्या आएगा बच्चों इसका आकार? यू आकार की घाटी इसका आंसर आएगा। इसलिए इसका कौन सा गलत है? ऑप्शन सेकंड गलत है। चलते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, यदि समुद्री तूफान या सुनामी समुद्र से स्थल की तरफ, मान लीजिए ये तट है, समुद्र इधर से है, तो यहां से सुनामी इधर की तरफ आ रही है, इधर से इधर की तरफ सुनामी आ रही है, तो वो समुद्र की लहरों के द्वारा बनाए गए जो स्थल रूप है उनसे क्या क्रम रहेगा लहरों से तट की तरफ, वो पूछा जा रहा है। क्या वो रोधिका, रोध, पुलीन और पुलीन स्तूप होंगे? क्या रोध, रोधिका, पुलीन, पुलीन स्तूप होंगे, या पुलीन, पुलीन स्तूप, रोध, रोधिका? देखो पुलीन को कहते हैं इंग्लिश में बीच। आप जैसे मेरीना बीच पढ़ते हो, बॉम्बे का बीच पढ़ते हो, गोवा बीच पढ़ते हो, तो बीच को कहते हैं पुलीन। हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में पुलीन कहा जाता है बीच को। तो बीच तो तट के पास होता है बिल्कुल, तो उससे अंदर की बात है। तो ये तो देखो जहां ये लिख रहा है पुलीन पहले, ये तो आंसर ही गलत हो गया। और पुलीन के बाद बनती जो स्थलाकृति वो होती है पुलीन स्तूप। तो देखो यहां पुलीन स्तूप बन रहा है, लेकिन यहां गलत है, यहां रोधिका पहले आएगा, रोध सही है, पुलीन। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। यानी कि सबसे पहले जब समुद्री लहरें समुद्र से तट की तरफ आएंगी तो सबसे पहले रोधिका जैसी स्थलाकृतियों का टकराव करना पड़ेगा, उसके बाद रोध होगा, उसके बाद पुलीन होगा, और उसके बाद पुलीन स्तूप होगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या फर्स्ट। चलते हैं ऑप्शन प्रश्न संख्या 17 की तरफ। बरखान क्या पूछा है? बरखान। देखो बरखान सबसे पहले बनता कहां है? वायु की संबंधी या पवन की संबंधी स्थलाकृति है नंबर 1। बनती किससे है? ये निक्षेपण से बनती है। किससे बनती है? निक्षेपण से बनती है। यानी किसका निक्षेप होगा? रेत का निक्षेप होगा, उससे बनती है। अब चलते आगे। क्या यह क्या पूछ रहा है? सही कथन है। यह अनुदैर्ध्य वालु का स्तूप का विशिष्ट प्रकार है। इसकी आकृति नवचंद्राकार है, यानी कि एक हाफ मून की तरह है। तो बिल्कुल ये हाफ मून की तरह होती है। इसका आंसर तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। लेकिन 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए यहां अनुदैर्ध्य नहीं होगा, यहां क्या होगा? अनुप्रस्थ, यानी कि ये अनुप्रस्थ वालु का स्तूप का विशिष्ट प्रकार है। ऑप्शन थर्ड में चलते हैं। यहां केवल एक पूर्ण सींग दे रखा है, एक नहीं, कितने सींग होते हैं? 2 सींग बनते हैं, क्योंकि जब हाफ मून बन रहा है, हाफ मून की आकृति बनती है, कितने सींग है? एक सींग ये रहा, एक सींग ये रहा। बरखान में 2 सींगों का निर्माण पवन के चलने की दिशा के समांतर नहीं होता है। यानी इसमें लिख रहा है कि पवन की दिशा के समांतर नहीं होता, नहीं, पवन की दिशा के समांतर ही बरखान का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सेकंड। किसका आंसर है? क्वेश्चन संख्या 17 का। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है, कास्ट स्थलाकृतियां निम्न में से किस क्षेत्र की भूमिगत जल की स्थलाकृति? देखो पहले तो समझना है कास्ट क्या है। देखो एक जगह है फ्रांस, और फ्रांस में एक जगह है अल्सस प्रांत। कौन सा प्रांत है? अल्सस प्रांत। और यहां जो चूना पत्थर क्षेत्र है, किसके? लाइमस्टोन के जो एरिया है, उन्हें क्या नाम से जाना जाता है? कास्ट नाम, कारस्ट नाम से जाना जाता है। इसलिए भूमिगत जल से जो चूना पत्थर क्षेत्रों में जो स्थलाकृति बनती है उनको नाम ही क्या दे दिया गया? कारस्ट स्थलाकृतियां दे दी गई। चलते प्रश्न की तरफ। कारस्ट स्थलाकृतियां निम्न में से किस क्षेत्र की स्थलाकृति नहीं है? देखिए बाल्कन क्षेत्र, सहारा, स्लोवेनिया, एड्रियाटिक सागर। देखिए भूमि ये तीनों एरिया है, ये तीनों एरिया है। ये किससे रिलेटेड है? किसके पास है? ये
ये तीनों एरिया किसके पास है? भूमध्य सागर। किसके पास है? और भूमध्य सागर। और फ्रांस भी किससे टच है? भूमध्य सागर। तो याद रखना बड़ा आसान नंबर है। दूसरी बात, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। सहारा, सहारा में भूमिगत जल की क्या है? कमी है, क्योंकि शुष्क एरिया है। तो वहां आंसर अपना आप क्या आ जाएगा? सहारा। की काष्ठ शिलाकृतियां निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ये किससे संबंधित नहीं है? सहारा से संबंधित नहीं है। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे रासायनिक, कौन से? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की विशेषता होती है कि जल के साथ बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है? बहुत जल्दी क्या करता है? रासायनिक क्रिया करता है, घुलनशील होता है। जैसे रासायनिक पदार्थ की प्रधानता होती है चूना पत्थर क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में। तो पठारी का तो बहुत कम चांस है क्योंकि ये कठोर भाग है। मरुस्थलों में हो सकता है लवणीय क्षेत्रों, लेकिन जरूरी नहीं है कैल्शियम। लेकिन चूना पत्थर किससे रिलेटेड है? कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड है। तो चूना पत्थर क्षेत्रों में जो क्या मिलते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं, उसमें प्रधानता किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है, हिमानी ग्लेशियर जो है, हिमानी क्षेत्र में अपरदन से निर्मित नुकीले और पतले कटक क्या कहलाते हैं? नुकीले और पतले कटक। पहले तो चारों बार ये किससे रिलेटेड है? ये अपरदन, और अपरदन भी किसके द्वारा? हिमनद के द्वारा। चलो, ये भी किससे संबंधित है? अपरदन। अपरदन भी किससे? हिमनद से। ये किससे रिलेटेड है? ये सागरीय जल से या सागरीय लहरों की। और कैसे शिला करती है? अपरदन से बनने वाली शिला करती है, ठीक है ना। ये किससे रिलेटेड है? ये कारष्ट शिला करती है। किससे रिलेटेड है? कारष्ट शिला करती है, यानी कि भूमिगत जल की शिला करती है। तो देखो, पहले तो हिमानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन संख्या ये और ये दोनों तो गलत हो गए। अब चल रहे हैं हॉर्न और अरेट की तरफ। हॉर्न यानी हॉर्न को कहते हैं सींग, हार्न को कहते हैं सींग, यानी कि सींग जैसी शिला करती। और आपको तो क्या चाहिए? एक नुकीले और पतले कटकनुमा शिला करती चाहिए, तो वो क्या होते हैं? अरेट। और अरेट का एक और नाम कहते हैं, इसकी आकृति होती है कंघी या आरी जैसी, नुकीली होती है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। स्टोस, प्रश्न संख्या 21 है, स्टोस क्या है? नया वर्ड है, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। स्टोस क्या है? ड्रमलिन का सामने वाला भाग, ड्रमलिन का पुच्छ वाला भाग, हॉर्न का ऊपरी भाग। तो देखो, हॉर्न के बारे में तो मैंने अभी बताया, ये किससे रिलेटेड है? ग्लेशियर से रिलेटेड है, अप्रदनात्मक शिला करती है, ठीक है। ड्रमलिन है, ड्रमलिन को कहते हैं हिंदी में, या दूसरा नाम है इसको अंडे की टोकरी जैसी शिलाकृति। कैसी? अंडे की टोकरी जैसी। और ये कैसी है? निक्षेपणात्मक शिलाकृति है। कैसी है? निक्षेपणात्मक। कैसे शिलाकृति है? निक्षेपणात्मक शिलाकृति है। डिपोजिशनल क्या है? लैंडस्केप है। तो ड्रमलिन का सामने वाला भाग या ड्रमलिन का पुच्छिया का मतलब होता है पीछे वाला भाग। क्या होता है? पीछे वाला भाग। तो इसका आंसर होगा ए, ड्रमलिन का सामने वाला भाग। और इसका ढाल क्या होता है? अधिक ढाल होता है। ढाल कैसा होता है? तीव्र ढाल होता है, क्योंकि कठोर भाग होता है। और यहां क्या होता है? यहां अपरदन कार्य कम होता है। इसलिए स्टोर्स क्या है? ड्रमलिन का सामने वाला भाग या अंडे की टोकरी जैसी शिलाकृति है, जो किससे रिलेटेड है? जो हिमनद से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हिमनद से रिलेटेड है। वो क्या कहलाएगी? स्टोस कहलाती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 है, फियोर्ड तट बनते हैं। क्या बनते हैं? फियोर्ड तट। तट रेखा के अत्यधिक अवनमन के कारण, तट रेखा के अत्यधिक निमज्जन के कारण, और तट रेखा के अत्यधिक उत्थान के कारण। तो देखो, ये तो गलत, क्योंकि उत्थान वर्ड यूज नहीं होगा। अब चलते हैं तट रेखा के अत्यधिक अवनमन कारण। अवनमन मतलब है जो तट क्षेत्र है, उस समुद्र से लगता हुआ जो तट कोस्टल एरिया है, उसमें जब जल की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी समुद्र में, तो तटीय भाग क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और वहां क्या निर्माण होगा?
फियोर तट का निर्माण होगा। और फियोर तट मिलते हैं कहां? उच्च अक्षांश में। किस क्षेत्रों में? उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में। किस में मिलते हैं? उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में मोस्टली मिलते हैं। वैसे मध्य से उच्च के बाद के मध्य वाले भाग में भी ये पाए जाते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख, अधोमुख का मतलब होता है नीचे की तरफ, या कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर, या कह सकते हैं लंबवत। ठीक है, चलो। कटाव होता है यानी कि अपर्दन होता है, वो तरुण अवस्था। तरुण अवस्था का दूसरा नाम क्या है? युवावस्था। ये प्रौढ़ावस्था और ये प्रौढ़ावस्था। वृद्धावस्था तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो पूरी तरह क्या होता है? निक्षेपण होता है। तो लिख रहे हैं कि स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुखी कटाव प्रमुख होते हैं, यानी कि प्रायोरिटी पे होता है। तो प्रायोरिटी पे कहां होगा? यंग एज पे। मैंने बताया वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, गहरी वी की घाटी, कैनियन और गोर्ज। चलते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है, स्टेट लेक्टाइट और स्टेट लेगमाइट जैसे स्थलाकृतियां बाह्यबल किस बाह्यबल का परिणाम है? तो सबसे पहले तो देखें, ये दोनों स्थलाकृतियां हैं, ये परिणाम किसका है? ये भूमिगत जल का है। किसका परिणाम है? भूमिगत जल की स्थलाकृतियां है, इसलिए इनका नाम क्या है? कारष्ट स्थलाकृतियां है। क्या नाम है इनका? नाम कारष्ट स्थलाकृतियां इनका नाम है। नंबर 1। दूसरी बात, ये दोनों क्या है? निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। कैसी हैं? सॉरी, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं। और अन्य जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं वो कौन कौन सी है भूमिगत जल की? इसके बाद है सिल, सीट, डाइक, इटिस। ये अन्य प्रमुख क्या है? स्थलाकृतियां है, निक्षेपण वाली हैं। और किसकी है? भूमिगत जल की स्थलाकृतियां हैं। तो स्टेट लेक्टाइट और स्टेट लेगमाइट जैसी स्थलाकृतियां बाह्यबल, किस बाह्यबल का परिणाम है? तो किसका है? भूमिगत जल का। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 25 जो आज का अंतिम है, मरुस्थलीय प्रदेशों में, डेजर्ट एरिया में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान को क्या कहा जाता है? एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान को क्या कहा जाता है? जो आकृति विहीन होता है, क्या वो पेनिप्लेन है, क्या पेडिप्लेन है, क्या इंसेलबर्ग है, क्या पेडिमेंट है? देखिए, पेनिप्लेन तो नदी द्वारा बनाए गए संप्राय मैदान को होता है, समतल या संप्राय मैदान। और किसके द्वारा बनता है? नदी के द्वारा। इस शब्द का यूज किसने किया? डेविस ने किया। नंबर 1। इंसेलबर्ग ये मरुस्थलीय स्थलाकृति है। कैसी है? मरुस्थलीय स्थलाकृति है। ठीक है ना? और कैसी है? ये अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। और ये एक खड़ी हुई स्थलाकृतियां है, यानी कि एक प्लेन एरिया के रूप में, धरातल रूप में नहीं है। लिख रहा है आकृति विहीन, तो यहां आकृति बन रही है। लेकिन पैडी प्लेन वो होती है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में, जो लगभग संप्राय एरिया है, वहां उसको क्या कहते हैं? पैडी प्लेन कहा जाता है। तो ये हमारी 25 प्रश्नों की श्रृंखला थी। आई होप आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिल रहे होंगे लगातार। लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा व्यूज आपसे चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट, लाइक और शेयर चाहता हूं। हमारे परिवार को बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। जब जैसे जैसे आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और रिव्यू देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि मैं बेटर से बेटर लगातार अब क्लास आपके सामने प्रस्तुत करूं। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ कल। धन्यवाद।